हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजन टेक एजुकेशन। स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डीसी मशीन की ईएमएफ इक्वेशन, या जो हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट वो हमारा था डीसी मशीन की ईएमएफ इक्वेशन। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन या वर्किंग प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन ऑफ डीसी मशीन, या हमारी डीसी मशीन किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो जल्दी से आज के टॉपिक पर आते हैं स्टूडेंट, वो है हमारा वर्किंग प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन ऑफ डीसी मशीन। बेसिकली सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि जितनी भी हमारी मशीन्स है उनमें कहीं ना कहीं फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ पर बेस है। यानी अगर बात करें डीसी मशीन के वर्किंग प्रिंसिपल की, कहीं ना कहीं फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ पर बेस्ड होती है। तो अगर थोड़ा जल्दी से बात करें फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ क्या होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा जल्दी से करके बता देता हूँ स्टूडेंट कि फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ में फेराडे ने हमें क्या जानकारी दी। पहला जो स्टूडेंट हमारा फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट बात करते हैं फेराडे की, तो फेराडे ने हमें क्या बातें बताई कि यदि किसी एक सेट ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एक रिलेशन बताया, यानी फेराडे ने हमें एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच एक सेट ऑफ कंडक्टर को रखकर उनके बीच एक रिलेशन बताया, जिसे हम फेराडे के नाम से फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। जिसमें पहला उन्होंने बताया स्टूडेंट कि यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड और एक सेट ऑफ कंडक्टर के बीच आपस में कोई रिलेटिव मोशन हो, या उनके बीच में आपस में कोई रिलेटिव मोशन हो, या तो मैग्नेटिक फील्ड मूव करे या फिर वो सेट ऑफ कंडक्टर मूव करे, तो कहीं ना कहीं उस कॉइल के क्रॉस फेराडे के लॉ के अनुसार एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो स्टूडेंट ये बात बताई हमें फेराडे ने। उसके बाद जो सेकंड लॉ में फेराडे ने बताया स्टूडेंट, वो था हमारा कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि उस कॉइल के क्रॉस कितना फ्लक्स लिंक हुआ। यानी वो डिपेंड करेगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ उस परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट से, वो कहीं ना कहीं उस कॉइल के क्रॉस कितना लिंक हुआ। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा स्टूडेंट वो डिपेंड करता है, या मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड करता है कि वो फ्लक्स उस कॉइल के साथ में कितना लिंक हुआ। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ने से पहले स्टूडेंट हमें फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के बारे में जानकारी होना चाहिए। क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी एक स्पेशल जो क्लास ली थी उसमें मैंने फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ में काफ़ी ज़्यादा जानकारी आपको दी थी। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन, जिसमें हम डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज के टॉपिक में स्टूडेंट वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल भी पता होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट अगर जनरेटर के केस में बात करें तो कहीं ना कहीं जनरेटेड ईएमएफ या जनरेटेड करंट में कहीं ना कहीं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल का यूज़ किया जाता है। यानी हमें अगर स्टूडेंट प्रैक्टिकली बात करें कि जितनी भी हम मशीन पढ़ते हैं, अगर हमें पहले से पता हो कि यदि हम इसमें करंट इस डायरेक्शन में दे रहे हैं या मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो कहीं ना कहीं हमें इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन भी प्राप्त हो सकती है, या हमारी मशीन किस तरह से मोशन करेगी वो सब हमें पहले से ही पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट जानते हैं आज का वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन, चाहे वो जनरेटर हो या मोटर हो। ठीक है स्टूडेंट, अगर बात कर रहे हैं हम जैसे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल की, जिसमें
फ्लेमिंग के अनुसार जो लेफ्ट हैंड रूल है जनरली डीसी मोटर के लिए अप्लीकेबल है। जैसे अगर मोटर के लिए बात करें मोटर, तो मोटर के लिए कौन सा रूल चलेगा स्टूडेंट? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो स्टूडेंट वैसे तो हमें जो ये होते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल जनरली हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं, लेकिन मशीन में नहीं पढ़ते। इसलिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो वर्किंग प्रिंसिपल है, इसलिए मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है। तो स्टूडेंट अगर बात करें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, तो लेफ्ट हैंड रूल में फ्लेमिंग यह बताया था स्टूडेंट कि यदि हमारे लेफ्ट हैंड के जो अंगूठा है और ये तर्जनी उंगली है और ये माध्यमा, अगर हम इसको इस प्रकार से फैलाए कि तीनों के तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहे, तो इसमें कौन सी चीज क्या शो करेगी स्टूडेंट? पहला ये होता है स्टूडेंट हमारा फोर्स या मोशन, यानी अंगूठा शो करेगा हमारे मोशन को या उसके रोटेशन की डायरेक्शन को। दूसरा जो है स्टूडेंट हमारा जिसे फोर फिंगर बोलते हैं, ये शो करेगी स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड, यानी मशीन के अंदर हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तीसरा जो स्टूडेंट हमारा ये मिडिल फिंगर जो शो करेगी हमारी इंड्यूस करंट को, वो भी डीसी जनरेटर के केस में। अगर बात करें मोटर की तो डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी किस डायरेक्शन से हम मशीन को करंट दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से लेफ्ट हैंड रूल के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है थोड़ी इस लॉ के अनुसार कि ये शो करेगा हमारा मोशन ऑफ रोटर और ये शो करेगा जो फोर फिंगर स्टूडेंट ये शो करेगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड को कि या मशीन के अंदर किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। और ये हमारी है स्टूडेंट मिडिल फिंगर, ये शो करेगी हमारा मोटर के अंदर की मोटर में किस प्रकार से करंट किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, अगर बात करें डीसी जनरेटर की, जनरेटर बेसिकली जनरेटर में फेराडे मतलब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज किया जाता है, यानी बेसिकली जनरेटर में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल का यूज किया जाता है। फ्लेमिंग के अनुसार राइट हैंड रूल क्या कहता है स्टूडेंट? पहला, अगर हम अपने राइट हैंड की तर्जनी उंगली और माध्यमा और अंगूठा, यानी अंगूठा फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस प्रकार से फैलाए कि तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहे, यानी इन सब को इस प्रकार से फैलाते हैं कि इनके बीच कहीं ना कहीं 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो स्टूडेंट फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार अंगूठा शो करता है हमारे मशीन की या डीसी जनरेटर की घूमने की डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो फोर फिंगर है हमारी ये शो करेगी मशीन के अंदर या डीसी जनरेटर के अंदर कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, बाकी जो है हमारा मिडिल फिंगर, ठीक है स्टूडेंट, ये शो करेगा हमारा जनरेटेड ईएमएफ या जनरेटेड करंट। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मशीन में वर्किंग प्रिंसिपल में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टूडेंट उसमें कहीं ना कहीं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल का भी यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के टॉपिक पर आते हैं स्टूडेंट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करते हैं स्टूडेंट आज के टॉपिक के बारे में वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन। दोनों होंगे उसमें स्टूडेंट, हमारा मोटर भी और जनरेटर भी। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले बात करते हैं डीसी जनरेटर की, या दोनों की बात एक साथ कर लेते हैं स्टूडेंट कि डीसी मोटर में क्या होगा और डीसी जनरेटर में क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये स्टूडेंट हमारा कोई परमानेंट मैग्नेट है,
मान लेते स्टूडेंट कोई परमानेंट मैग्नेट है हमारे पास, जिसके दो पोल है, पहला एन पोल और दूसरा एस पोल। क्योंकि स्टूडेंट बेसिकली सभी को पता है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है जनरली एन से एस की ओर होती है, यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा एन से निकलकर साउथ में जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ इस प्रकार है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एन से एस की ओर। क्या स्टूडेंट, हमारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट, बीच में मान लेते हैं हमारा ये मशीन का रोटर सेक्शन है, मान लेते हैं स्टूडेंट ये हमारा रोटर सेक्शन है मशीन का। ये रोटर सेक्शन है स्टूडेंट मशीन का, या इसी के अंदर हम कह सकते हैं कि जो रोटर सेक्शन है इसी के अंदर हम आर्मेचर वाइंडिंग भी प्लेस कर रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर बात करें डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर के केस में क्या होता है स्टूडेंट, हमें डीसी सप्लाई देनी होती है मशीन को, डीसी सप्लाई। ठीक है स्टूडेंट, ये जनरली मैंने एक डीसी मोटर का केस लिया स्टूडेंट, बाकी मैं आपको डीसी जनरेटर के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, पहला बात करें इन पोल की, एन पोल और एस पोल। पोल का कार्य क्या होगा स्टूडेंट, इसमें मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करना या मशीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करना, जिसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा क्या होगी, एन से एस की ओर। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी बात मान लेते हैं अगर जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो डीसी मोटर होती है उसमें कहीं ना कहीं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रोल का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, मान लेते हैं ये जो हमारा रोटर सेक्शन है ये कुछ इस प्रकार से रोटेट कर रहा है, मान लेते हैं स्टूडेंट ये कुछ इस प्रकार से रोटेट कर रहा है या क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करेंगे इसमें कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो थोड़ा ध्यान से समझते हैं। यदि ये जो हमने इसे सप्लाई दी, हमें फिलहाल कुछ नहीं पता कि हमने सप्लाई किस डायरेक्शन में इसको प्रदान की है या किस प्रकार से हमने इसको इलेक्ट्रिक करंट प्रदान की है। मान लेते हैं स्टूडेंट ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज यानी स्टूडेंट घड़ी की दिशा में। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करते हैं, माना है कि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो क्या होगा स्टूडेंट, ये ए सेक्शन मान लेते हैं इसका और ये बी सेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार इन केस ऑफ मोटर, अगर मोटर के बारे में बात करें तो फ्लेमिंग ने क्या बताया स्टूडेंट कि यदि अंगूठा घूमने की डायरेक्शन को शो करे या मोटर के घूमने की डायरेक्शन को शो करे तो ये क्या शो करेगी स्टूडेंट, हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या शो करेगी, मशीन के अंदर किस प्रकार से करंट जा रही है। ठीक है, यानी इसमें मोटर के अंदर किस प्रकार से इनपुट में करंट जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करते हैं इसकी, अगर बात करें इसमें डीसी मोटर के केस में अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो इस प्रकार से देख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि एन पोल और एस पोल हमारे मशीन के अंदर हमेशा स्थिर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कौन सी फिंगर करेगी स्टूडेंट, ये वाली, जैसे हम फोर फिंगर या तर्जनी उंगली कहते हैं स्टूडेंट। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है स्टूडेंट कि यदि फोर्स या मोशन इस प्रकार से होगा, यानी मोशन स्टूडेंट इस प्रकार से हो रहा है, इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से अगर देखें स्टूडेंट कि ये हमारा शो करेगा रोटेशन या फोर्स को, कि फोर्स इस प्रकार से जा रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है स्टूडेंट, तो ये शो क्या कर रही है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं स्टूडेंट कि एन से एस की ओर, यानी मैग्नेटिक फील्ड एन से एस की ओर जा रहा है स्टूडेंट। तो इसमें करंट किस प्रकार से होगी स्टूडेंट, करंट के बारे में अगर बात करें
तो करंट किस प्रकार से ऐसे बाहर आते हुए दिखाई देगी। यानी स्टूडेंट अगर बात करें इसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की, तो करंट ऐसे बी साइड से बाहर होते हुए दिखाई देगी इन केस ऑफ डीसी मोटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात करें हम कहें कि मोटर की, तो मोटर के केस में क्या होगा स्टूडेंट, अगर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार देखें, अंगूठा शो करेगा रोटेशन या मोशन ऑफ आर्मेचर या मोटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फोर फिंगर क्या शो कर रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये शो क्या करेगा स्टूडेंट हमारा कि करंट किस प्रकार से इसमें इनपुट में गई या किस इनपुट से आकर किस प्रकार से आउटपुट में जा रही है, किस प्रकार से करंट अपना सर्किट को पूरा कर रही है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये शो कर रहा है हमारा मोशन को, जैसे ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड एन से एस की ओर ये तर्जनी शो करेगी। ठीक है स्टूडेंट, जो ये हमारी मिडिल फिंगर है ये शो कर रही है कि जो इस सर्किट के अंदर, इस रोटर के अंदर हमने करंट दी वो किस प्रकार से आ रही है बाहर की ओर। यानी ये शो कर रही है कि करंट इस प्रकार से अगर बाहर की ओर आ रही है स्टूडेंट, तो जनरली करंट इस डायरेक्शन में जा रही होगी इन केस ऑफ डीसी मोटर। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली डीसी मोटर का वर्किंग इस प्रकार से समझा जा सकता है स्टूडेंट। ठीक है, यानी हमने यहाँ से इसे डीसी सप्लाई दी स्टूडेंट, जैसे वो यहाँ से होते हुए जो हमारा ब्रश पार्ट होता है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लगे हैं दो ब्रश, एक पहला ब्रश ये और दूसरा ब्रश ये। ब्रश से होते हुए ब्रश कलेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक करंट को और यहाँ पे किसको प्रदान करेगा, हमारे कम्यूटेटर पार्ट को, जो उसे यूनिडायरेक्शनल कर इस आर्मेचर को प्रोवाइड करेगा। लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन प्राप्त होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा जा सकता है या समझा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इन केस ऑफ डीसी मोटर के बारे में अगर बात करें, जैसे जनरली मोटर को हम डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जो डीसी सप्लाई यहाँ से जो चलेगी स्टूडेंट वो पहले जाएगी ब्रश पर। ब्रश के बाद हमारा जो कम्यूटेटर पार्ट होता है स्टूडेंट, जनरली जो ब्रश होते हैं वो कम्यूटेटर पर ही रखे होते हैं। यानी कुछ इस प्रकार से देखा जा सकता है स्टूडेंट कि हमारा जो कम्यूटेटर होता है इस प्रकार से होता है स्टूडेंट, हमारा कम्यूटेटर ये हमारा कॉपर की स्ट्रिप है, क्या स्टूडेंट हमारा ये, अगर इसके बारे में बात करें ये क्या है स्टूडेंट हमारा कॉपर स्ट्रिप, बीच में क्या स्टूडेंट माइका की शीट्स। क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये सब चीजें बता दी, इसलिए थोड़ा जल्दी से करके बता देता हूँ। इसी जो ये होता है स्टूडेंट हमारा कम्यूटेटर, इसी के ऊपर हम ब्रशेस को रखते हैं, जिनके थ्रू हम अगर बात करें डीसी मोटर के स्टूडेंट, तो ये वही पार्ट है स्टूडेंट जिसमें ब्रश के थ्रू हम इस जो कम्यूटेटर पार्ट होगा इसको सप्लाई देंगे। क्योंकि स्टूडेंट जो आर्मेचर होता है, जनरली मैंने पहले भी आपको लेक्चर में बताया था, चाहे वो डीसी जनरेटर का कोई केस हो या डीसी मोटर का केस हो, कहीं ना कहीं हमेशा ही आर्मेचर पर एसी करंट फ्लो करती है। यानी आर्मेचर पे हमेशा ही एसी करंट प्राप्त होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करें डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर के केस में यदि हम इसे डीसी सप्लाई प्रदान करेंगे, उसके बाद ब्रश द्वारा उस डीसी सप्लाई को कलेक्ट कर हमारे कम्यूटेटर पार्ट को प्रदान करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि कम्यूटेटर के बारे में बताया था मैंने कि कम्यूटेटर हमारा डीसी मशीन का मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है, जो क्या काम करेगा स्टूडेंट, हमारा मोटर के केस में उस डीसी करंट को एसी करंट में परिवर्तित कर आर्मेचर को प्रदान करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा जो डीसी मोटर है उसका केस थोड़ा समझा जा सकता है कि हमारा डीसी मोटर किस प्रकार से कार्य करता है। क्योंकि मैंने स्टूडेंट बताया कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन, यानी हम डीसी मशीन के अंदर डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारा डीसी जनरेटर की, यानी डीसी जनरेटर किस प्रकार से कार्य करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करते हैं डीसी जनरेटर की।
बाकी कंस्ट्रक्शन तो लगभग दोनों की समान है स्टूडेंट, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको इनकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी दी थी। ठीक है स्टूडेंट, मान लेते हैं इस बार हमारा है डीसी जनरेटर। वही सेम चीज होगी स्टूडेंट। अगर बात करें डीसी जनरेटर की, मान लेते स्टूडेंट हमारे पास में कोई परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है। परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड जो इन एन पोल और एस पोल द्वारा क्रिएट किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एन से एस की ओर है। ठीक है स्टूडेंट, बीच में हमने रोटर सेक्शन को रखा है जो हमारा रोटेट करेगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमने यहाँ पर किसको ब्रशेस को रखा है। एक ब्रश B1 मान लेते हैं और दूसरा B2, B1 B2। तो बात करते हैं डीसी जनरेटर की, क्योंकि स्टूडेंट मैंने इससे पहले आपको बताया है कि कहीं ना कहीं डीसी जनरेटर के केस में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल का यूज किया जाता है। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है स्टूडेंट, थोड़ा समझते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया तो थोड़ा आपको आसान लगेगा डीसी जनरेटर को समझने में। तो क्या होता है स्टूडेंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो अगर मैं अपने राइट हैंड की थंब और फोर फिंगर और मिडिल फिंगर यानी अंगूठा और तर्जनी उंगली और मध्यमा को कुछ इस प्रकार से फैलाओ कि ये तीनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो स्टूडेंट हमारा अंगूठा शो करेगा मोशन ऑफ रोटर या इसके घूमने की डायरेक्शन या फोर्स को शो करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करते हैं तर्जनी उंगली की, तो ये क्या शो करेगी, हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, यानी डीसी जनरेटर के अंदर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस प्रकार है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो हमारी मिडिल फिंगर है स्टूडेंट, मिडिल फिंगर, तो ये शो करेगी हमारा जनरेटेड ईएमएफ या जनरेटेड करंट। तो बात करते हैं डीसी जनरेटर की स्टूडेंट। तो डीसी जनरेटर के केस में अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो डीसी जनरेटर के केस में समझते हैं थोड़ा स्टूडेंट। बेसिकली अगर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हम यहाँ पर अप्लाई करें स्टूडेंट, तो कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा एन से एस की ओर होती है। तो अगर मैं राइट हैंड इस प्रकार से देखूं तो यहाँ से कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा स्टूडेंट। तो मान लेते हैं इसमें फोर्स कुछ इस प्रकार से लग रहा है स्टूडेंट, कुछ इस प्रकार से इधर से ऐसे रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, क्योंकि मैंने डीसी मोटर के केस में भी क्लॉकवाइज लिया था आपको समझाने के लिए, तो डीसी जनरेटर के केस में मैं क्लॉकवाइज ले लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करते हैं डीसी जनरेटर की। तो अगर देखा जाए स्टूडेंट कि जो हमारा ये अंगूठा जो राइट हैंड में शो करेगा, अंगूठा क्या करेगा, मोशन ऑफ रोटर या रोटर के घूमने की डायरेक्शन। तो ये फोर फिंगर क्या शो करेगी स्टूडेंट, हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये जो मध्यमा बोलते हैं जिसे, या मिडिल फिंगर बोलते हैं जिसे, ये शो करेगी हमारा इंड्यूस करंट या करंट की डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं इस फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को। मान लेते हैं ये हमारा कुछ इस प्रकार से रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज स्टूडेंट। ठीक है, यानी अगर इसे घुमाकर अगर मैं इस प्रकार से लेकर आऊँ स्टूडेंट, तो आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा और ये वाला नीचे खिसक कर वापस इधर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कुछ इस प्रकार से इसकी वर्किंग के बारे में अगर बात करें स्टूडेंट, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट अगर अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन को शो करे, जैसे देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर मैं राइट हैंड को इस प्रकार से फैलाऊंगा, अंगूठा हमेशा शो कर रहा है फोर्स की डायरेक्शन। जैसे मैंने तीर लगाया है स्टूडेंट, ये वाला, ये क्या शो कर रहा है, हमारा फोर्स की डायरेक्शन। तो यहाँ पर शो हो रहा है स्टूडेंट कि ये फोर्स की डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और ये तर्जनी उंगली हमारी क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, बेसिकली दिख रहा है आप सबको कि जो ये तर्जनी उंगली है हमारी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो मध्यमा आपको दिख तो नहीं रही होगी, जैसे ये वाली मध्यमा, ये अंदर की ओर है, यानी इस सर्किट के अंदर या इस मशीन के अंदर या इस रोटर सेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट अंदर की ओर जा रही है, यानी इसमें इलेक्ट्रिक करंट इस प्रकार से फ्लो कर रही है। मान लीजिए हमारा ए पार्ट है, ए सेक्शन मान लेते हैं इसे, और ये बी सेक्शन।
तो इस प्रकार से राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं जनरेटर के केस में कि अंगूठा हमारा शो करेगा रोटेशन या तो इसके घूमने की डायरेक्शन या फोर्स, या डीसी मशीन के अंदर किस प्रकार से फोर्स लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो देख सकते हैं आप सब की फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है या इस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, तो ये तर्जनी उंगली हमारी शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी एन से एस की ओर। देख सकते हैं आप, दिख रहा है आपको। उसके बाद ये हमारी मिडिल फिंगर है, ये आपको नजर नहीं आ रही, यानी ये अंदर की ओर करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी बात, अगर इसकी घूमने की डायरेक्शन चेंज होता है, क्योंकि स्टूडेंट हमारा हाफ साइकिल है इसका, तो अगर ये बी वाला पोर्शन इधर आ जाता है और ए वाला पोर्शन इधर नीचे आ जाता है, तो इस प्रकार से अगर बात करें इसमें नीचे की तरफ फोर्स की, अगर हमारा डीसी जनरेटर के केस में फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, यानी स्टूडेंट जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो हमेशा एन से एस की ओर ही होगा, लेकिन हमारा फोर्स क्या है स्टूडेंट, हमारा फोर्स इस बार नीचे की ओर लग रहा है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं स्टूडेंट कि जो इस प्रकार से थोड़ा हम समझ सकते हैं कि जो हमारा ये फोर्स है, ये फोर्स तो नीचे की ओर आ रहा है, तो ये अंगूठा शो करेगा हमारा फोर्स को, और हमारी ये क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है और फोर्स हमारा नीचे की ओर। तो ये जो हमारी तरज मध्यमा है, जिसे मिडिल फिंगर कहते हैं, क्या शो कर रही है, यानी इससे इलेक्ट्रिक करंट बाहर की ओर आ रही है। तो डीसी जनरेटर के केस में इस प्रकार से समझा जा सकता है स्टूडेंट कि यदि हमारा जो डीसी जनरेटर है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रिक करंट इनपुट में इस प्रकार से जाएगी, ऐसे ऐसे होते हुए बाहर की ओर आएगी, जिसमें हमने आपको फ्रेमिंग के राइट हैंड रूल के बारे में काफी ज्यादा समझा दिया है, या किस प्रकार से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या किस प्रकार से आप रोटर के घूमने की डायरेक्शन को याद कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आपको पहले से इन सब चीज़ों के बारे में पता हो कि अगर हम इसे डीसी जनरेटर या मोटर को किस प्रकार से सप्लाई दे रहे हैं, तो हमें पता चल जाए कि हमारा मोटर किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा जो डीसी जनरेटर का केस थोड़ा समझा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करते हैं डीसी जनरेटर की। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुई स्टूडेंट वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली मैंने बताया कि जो हमारा आर्मेचर होता है उस पर हमेशा ही एसी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी, या वो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट एसी में प्राप्त करेगा। यानी जनरली जो हमारा आर्मेचर होता है हमेशा ही एसी प्रोड्यूस करता है या एसी को लेता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद जो आता है, अगर बात करें डीसी जनरेटर की, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे होते हुए यहाँ पर आएगी स्टूडेंट, वो आ जाएगी हमारे कम्यूटेटर पार्ट के अंदर, क्योंकि कम्यूटेटर हमारा हमेशा ही मैकेनिकल रेक्टिफिकेशन प्रदान करता है, या इलेक्ट्रिक करंट को या एसी इलेक्ट्रिक करंट को यूनिडायरेक्शनल करने का कार्य करता है। तो इस मशीन के अंदर जनरली डीसी जनरेटर के अंदर हमारा जो कम्यूटेटर पार्ट होता है स्टूडेंट, उसका कार्य इस आर्मेचर द्वारा उत्पन्न एसी को कलेक्ट कर या मशीन के अंदर ही हमारा एक प्रकार से हमारा स्टूडेंट क्या है, हमारा कम्यूटेटर पार्ट है, जो क्या काम करेगा स्टूडेंट, इस आर्मेचर द्वारा उत्पन्न एसी को कलेक्ट कर ब्रश को प्रदान करेगा, यानी एसी को कलेक्ट करके पहले उसे यूनिडायरेक्शनल करेगा, उसके बाद में ब्रशेस के थ्रू आउटपुट में बाहर प्रदान हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो कुछ इस प्रकार से हमारा डीसी जनरेटर और डीसी मोटर का केस समझा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको इस टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा मजा आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगले लेक्चर में। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।